गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए हम यूनिट 4 यानी EMI एंड AC का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, आज और कल। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। बोल रहा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन फार्मूला याद रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन या फिर बोले तो सेल्फ इंडक्शन, उसका फार्मूला होता है mL2T पर पावर -2 A पर पावर -2। ये है इसका डायमेंशन फार्मूला। देखिए है ऑप्शन ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर जाए, बोल रहा है इन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ L, C एंड R इज 50 वोल्ट। ठीक है, LCR सर्किट है जिसमें L और C और R तीनों का वोल्टेज है 50 वोल्ट। तो बोल रहा था वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन विल बी, यानी L और C के बीच का वोल्टेज। याद रखिए ना, AC सर्किट में L और C यानी वोल्टेज अगर इंडक्टर का अगर मान लो VL अगर ऊपर है तो VC जो है कैपेसिटर का वो नीचे होता है। तो इस दोनों का अगर रिजल्टेंट वोल्टेज का बात करें तो हो जाता है VL - VC। क्लियर है? तो VL का वैल्यू कितना 50 वोल्ट, और ये भी कितना 50 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 वोल्ट, यानी सिंपल सा डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है हेनरी इज द यूनिट ऑफ। याद रखिए हेनरी जो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल, सी नंबर। नेक्स्ट अगर जाए, क्या बोल रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, यानी सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हो, कैपेसिटेंस अगर जुड़ा हो तो भाई फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। याद रखना करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री। फेजर डायग्राम में पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट बोल रहा था रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। समझिए ध्यान से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी IRMS और पीक वैल्यू यानी I0, इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो IRMS का वैल्यू होता है I0/√2, और इसका I0 से I0 कट गया तो आंसर बचा 1/√2 है ऑप्शन, देखिए ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज। इम्पीडेंस ध्यान से देखिएगा, LR सर्किट का अगर फेजर इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाए तो ये R था और ये XL, जिसको हम L ω भी बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो है ये है इम्पीडेंस, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू अगर पाइथागोरस लगाएं तो हम लिख सकते हैं √अंडर होगा R² प्लस L² ω²। क्लियर है? तो ये जाएगा आंसर। इम्पीडेंस का वैल्यू याद रखिएगा √अंडर R² प्लस L² ω² है ऑप्शन, R² ω² L², डी नंबर। ठीक है? नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है इफ, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट हुआ, फाई। इफ फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF देन पावर फैक्टर इज। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो सिंपल सा cos फाई। याद रखिएगा पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है cos फाई। नेक्स्ट बोल रहा है इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर रेस्पेक्टिवली N1 एंड N2 देन। कौन ट्रांसफार्मर बोल रहा है स्टेप ऑफ? याद करो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हम बताए थे कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। तो इसका आंसर गया बी नंबर। ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा था डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। अभी थोड़ा देर पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन यही था, mL2T पर पावर -2 A पर पावर -2। नेक्स्ट बोल रहा है इन ए सीरीज LCR सर्किट। कौन? सीरीज LCR सर्किट। L = 8 हेनरी, C = 0.5 माइक्रोन फैराड और R = 100 ओम। ठीक है? बोल रहा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं बाबू। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे 1/2 पाई √अंडर LC। ये है फॉर्मूला। वैल्यू रखते चलिए 1/2 पाई √अंडर L मतलब वैल्यू किसका, L का लेना है, कितना है 8 है, इंटू C का वैल्यू है 0.5 माइक्रोन फैराड, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻6। क्यों 0.5 हुआ और माइक्रोन का वैल्यू हो गया 10⁻⁻6, इतना फैराड। अगर सॉल्व करें तो 1/2 पाई 8 इंटू 0.5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, और सॉल्व करें तो 1/2 पाई
4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, और 10 टू द पावर माइनस 6 का रूट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा। तो इसको अगर ऊपर ले जाएं 10 टू द पावर माइनस 3 को तो 1000 हो जाएगा, मतलब प्लस 3 हो जाएगा, 1000 भी लिख सकते हैं बाय 4 पाए। तो 4 से अगर 1000 कटा देंगे 250, तो आंसर हुआ 250 बाय पाई हर्ट्ज। देखिए है ऑप्शन, तो इसका आंसर गया सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, क्या बोल रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। याद रखिएगा, चाहे कैपेसिटेंस हो या इंडक्टेंस हो, दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस रहे तब 0 डिग्री होता है। क्लियर है। तो यहाँ इंडक्टेंस है तो इसका भी आंसर जाएगा 90 डिग्री। अभी थोड़ा देर पहले कैपेसिटेंस वाला भी 90 टिक किए थे, इसमें भी यही होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। सेम क्वेश्चन छप गया, पिछला वाला भी, ठीक है। तो इसका आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस में हम बताए थे कि इनर्शिया की तरह बिहेव करता है, इसको बोले भी थे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर सिंपल सा इनर्शिया। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है लेंज़ लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा लेंज़ लॉ किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्लियर है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इन। फिर देखिए, in the given figure current from A to B in straight wire is increasing, ठीक है, is increasing the direction of induced current in loop is। यहाँ पर करंट छोड़ गया है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इन लूप इज। ठीक है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो फिगर आपको दिया है, इस फिगर में करंट जो है ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है ना, इधर से इधर, और ये जो करंट है इसका वैल्यू इंक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग यानी ये बढ़ रहा है, इस करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इस ये जो लूप है, इस लूप में करंट किधर प्रोड्यूस होगा वो बताना है। तो याद करो, हम पढ़ाए होंगे आपको, ठीक है, घटे तो घर वाली, बढ़े तो बाहर वाली, उस ट्रिक की हेल्प से देखते हैं। बाबू अगर करंट इधर, तो बाबू अंगूठा इधर किए थम अपना, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, अंदर यानी क्रॉस, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बढ़े तो क्या चाहिए, बाहर वाली। ठीक है, तो क्रॉस के बाहर वाली क्या होगी, डॉट। और डॉट का मतलब हम बोले थे एंटी क्लॉक वाइज। आंसर जाएगा इसका एंटी क्लॉक वाइज, आंसर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, बोला द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। नेक्स्ट, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट इज। एल आर सर्किट का इम्पीडेंस अभी हम थोड़ा देर पहले ही इसका बताए होंगे, √r² प्लस ω² L²। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेंज़ लॉ इज एसोसिएटेड विथ। अभी थोड़ा देर पहले ही इसका बताए, ठीक है, और इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत किसी को लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है, कारण क्या है, हम जो है जितना भी जो साल क्वेश्चन जो आया हुआ है, जो सब इंपॉर्टेंट हमको लगा वो सारा हम डाल दिए, तो इसीलिए वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ था एग्जाम में भी, इसीलिए यहाँ पर भी रिपीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए। और हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना नंबर जाएगा। ठीक है, 18 का आंसर चाहिए, बी, सी या डी क्या होगा कमेंट में चाहिए। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC करंट एंड EMF देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज cos फाई। ठीक है, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, cos फाई। नेक्स्ट बोल रहा है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, हेनरी। नेक्स्ट अगर जाए, बोल रहा है द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, डायनेमो का वर्किंग जो होता है आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड। ठीक है, इसका आंसर ये बी। नेक्स्ट बोल रहा द इक्वेशन ऑफ NAC इज रिप्रेजेंटेड बाय I = 0.6 sin 100πt द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज। ध्यान समझिए, I का वैल्यू दिया 0.6 sin 100πt और हमसे पूछ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी। समझिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ AC होता है I = I0 sin ωt।
तो अगर इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करेंगे तो कोई भी बच्चा भी समझ सकता है कि 100 पाई का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ साइन 100 पाई टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, तो समझ गया होगा ओमेगा का वैल्यू कितना, 100 पाई। तो चलिए हमको ये पता चल गया ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू 100 पाई। तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा 100 पाई बाय 2 पाई, कट गया कितना 50, आंसर हो गया 50 हर्ट्ज। देखिए ऑप्शन, इसका आंसर जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेशियो पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसीएच। ध्यान से देखिए, पीक वैल्यू यानी आई नॉट और आरएमएस वैल्यू यानी आई आरएमएस, इसका वैल्यू पूछ रहा है रेशियो। अब वो आई नॉट और इसका वैल्यू आई आरएमएस का पड़े होंगे आई नॉट बाई √2, आई नॉट से आई नॉट कट गई, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इसका √2, बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, कितना बार। ठीक है, इसी का आंसर भी हम पूछे हैं शायद, तो ये काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, पावर फैक्टर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले LR सर्किट का अगर इम्पीडेंस ट्राइंगल अगर याद करिए, ये R था, ये XL जिसको हम L ओमेगा भी कहते थे, और ये जो था आपका इम्पीडेंस था Z जिसका वैल्यू था √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये है फाई, ये जो एंगल है फाई जिसको कहते हैं फेज डिफरेंस। क्लियर है, हमसे पूछ रहा है क्या पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो कॉस फाई, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। तो बोले यहाँ से अगर कॉस फाई निकालें तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ये R बाय हाइपोटेनस यानी √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। ये अगर ऑप्शन हो कहीं देखिए तो R बाय √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², ये जाएगा बी नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट अगर जाए, बोल रहा है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो ओम। याद रखिएगा, रिएक्टेंस जो है सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका यूनिट ओम होता है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। ठीक है, अब देख रहे हैं कितना बार रिपीट हो रहा है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में जब भी पूछता है घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है हॉट वायर एमीटर मेजर्स। ठीक है, हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है, तो याद रखिए हॉट वायर एमीटर जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट बोल रहा है इफ N1 एंड N2 आर नंबर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पूछ रहा है, N1 N2 ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या होगा। तो हम बताए थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी से, यानी N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी इसका आंसर ये बी नंबर। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, डायनेमो का वर्किंग किस पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, बी नंबर। क्लियर है, तो इसका आंसर बी गया। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, आप देखे होंगे पिछले बार भी बताए थे, पीछे भी। तो याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखना है। ठीक है, जितना भी पढ़ाएंगे सारा इंपॉर्टेंट है, बस उतना कर लीजिए कम से कम, और बाकी तो पढ़ा ही है, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा आएगा तो वो कर ही लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।